आइए हम लोग हमारे आज 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने युविका एक कार्यक्रम, एक्चुअली युवा विज्ञान कार्यक्रम जिसको युविका कार्यक्रम कहते हैं, इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का ठीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इस कार्यक्रम को हमेशा इसरो ही करवाता है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको मैं बताता हूँ एक्चुअली इसरो जो है ना, इसके लिए क्या करता है, इस कार्यक्रम में होता क्या है। अगर आप 8वीं क्लास पास कर चुके हैं और 8वीं से अगर आप अब 9वीं क्लास में हुए हैं, यानी कि 9th क्लास में हुए हैं, तो आप इस कार्यक्रम के लिए एलिजिबल होंगे। पहली तो बात ये, मतलब केवल और केवल 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए कार्यक्रम है। इसको इस बार स्टार्ट किया गया है 1 जनवरी 2024 को इसके आवेदन मांगे थे। इसमें होता क्या है सर, इसमें ना 2 वीक का एक प्रोग्राम होता है, टोटल 2 वीक का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें 2 सप्ताह तक इसरो क्या करता है, अपने इसके टोटल 7 सेंटर है, 7 सेंटर के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देता है। इसमें स्पेस पे, सैटेलाइट पे, स्पेस एप्लीकेशन पे, या कह सकते हो आप लोग जैसे तारे दिखाना बच्चों को, अंतरिक्ष में क्या होता है, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में एक जैसे प्रॉपर क्लासरूम होता है ना, वैसे प्रॉपर क्लासरूम है, लेक्चर्स है, कुछ ऑडियो वीडियो विजुअल्स थीम्स वगैरह, इनके ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस बार ये कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, देखो ये सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे इसरो ने लगभग 111 बच्चे सिलेक्ट किए थे। फिर उसके बाद कोविड की वजह से ये थोड़ा रुक गया था, फिर 2022 में ही हुआ था, उसमें 153 बच्चे सिलेक्ट किए थे। फिर पिछले साल 2023 में भी कार्यक्रम हुआ था, इसमें 337 बच्चे सिलेक्ट किए थे। इस बार वैसे 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा रखा है, देखते हैं कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट किस बेस पे होते हैं ये बच्चे, जैसे उनके 8th क्लास की परसेंटेज का 50% वेटेज होता है, कितना उन्होंने जीके क्विज में पार्टिसिपेट किया है, कितना उन्होंने अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, ये कई सारी चीज़ों पे देख के उनका सिलेक्शन होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार ही होता है, इसरो अपने अकॉर्डिंग इसको करवाता है। इसरो का फुल फॉर्म आप जानते हो, इसरो कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 15 अगस्त को बना था, 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। विक्रम साराभाई, याद हो आपको, विक्रम अम्बलाल साराभाई इनका पूरा नाम है, विक्रम अम्बलाल साराभाई, उन्होंने जो है इसरो की स्थापना की थी और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, याद रखना। अभी करंट में इसके चेयरपर्सन कौन है, अभी करंट में चेयरपर्सन का नाम है एस सोमनाथ, ठीक है ना, एस सोमनाथ है इसके करंट में चेयरपर्सन है। अभी इसरो ने एक प्लान भी तैयार किया है, 2035 तक अपना खुद का एक सैटेलाइट सेंटर है वो सेटअप करेगा, और के साथ साथ जो है ना 4 व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाएंगे उनके भी नेम अनाउंस हो गए हैं। वो वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, अगले सेशन के अंदर आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। और ये सेंटर कौन कौन से, साथ मैंने कहा था ना, ये वाले वो सेंटर है मेन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून हो गया, जैसे ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का है। एक यू आर राव कौन थे, ये हमारे भारत में सैटेलाइट मैन कहलाते हैं। आपको अगर याद हो तो 1975 में सबसे पहला सैटेलाइट जो है ना, इन्होंने ही आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट था, इन्होंने ही लॉन्च किया था वो। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है, और एक नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग में। तो ये वाले 7 सेंटर है जिनमें इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है एक्चुअली। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दामोदर घाटी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए दामोदर घाटी निगम यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ 588 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शायद आप लोगों ने ना पॉलिटी पढ़ी हो, तो पॉलिटी के अंदर आपने एक चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा, योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना पढ़ी होगी, जिसमें 1951 से 56 तक के जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें डीवीसी के बारे में सुना होगा आपने, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। इसका मतलब क्या था, ये दामोदर नदी जो है ना, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, छोटा नागपुर पठार पड़ता है झारखंड के अंदर पड़ता है, तो मतलब ये झारखंड से निकलती है और ये वेस्ट बंगाल से होते हुए हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। मतलब कह सकते हो आप लोग, ये नदी हुगली जो है ना, हुगली की सहायक नदी कह सकते हो ये। इस नदी के अंदर असमय बाढ़ आ जाती है, इस वजह से फसलें खराब होती थी, तो करके इसको ना वेस्ट बंगाल का दुख कहा जाता है। तो ये मतलब आप कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे कि वेस्ट बंगाल का दुख किसको कहते हैं, सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, तो दामोदर नदी।
1951 में जब डीवीसी बना, इसका मतलब इस नदी के ऊपर ना क्या बना दिए गए, बांध बना दिए गए, जब चाहिए तब पानी निकालेंगे अब हम इससे, यानी कि यहाँ से समझो आप लोग नहरें निकाली गई। अब आप जब चाहिए तब पानी लोगे, मतलब ये तो जीवन रेखा हो गई। तो आज के टाइम में वेस्ट बंगाल की अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइफ लाइन कौन सी नदी है, तो लाइफ लाइन आप लोग पढ़ते होंगे, दामोदर रिवर को ही लाइफ लाइन पढ़ते हो, ठीक है। अब 588 करोड़ का एक एमओयू हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है दामोदर क्षेत्र के अंदर जो बुनियादी ढांचे हैं उनकी परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए। तो इसी के लिए ही ऐसा किया गया है। इस दामोदर घाटी में बहुत सारी परियोजना फंडिंग करना इसका ही काम है, ठीक है। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें कौन सी कंपनी ने एक्चुअली जो है ना समझौता किया है, इस कंपनी का नाम आपको मैं बता देता हूँ। इस कंपनी का नाम है आरईसी लिमिटेड, ठीक है ना। आरईसी लिमिटेड क्या है सर, आरईसी कंपनी है एक महारत्न कंपनी है, ठीक है ना। महारत्न कंपनी है ये, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आती है ये। और आरईसी लिमिटेड जो है ना इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जो है ना 61.1 येन, ये जापान की करेंसी है, इसके ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। ग्रीन बॉन्ड वो होते हैं जहाँ से जो पैसा आता है वो इन्वायरमेंट के कार्यों में लगाया जाता है। ये आरईसी लिमिटेड ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में भी जो है ना 1,20,000 करोड़ का लोन देगा। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। 1 करोड़ लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगाने का प्रोजेक्ट है ना आपका, जिसमें 40 गीगावाट जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी, ऐसा हमारा टारगेट है वैसे उसका। हाल ही में लॉन्च की गई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम के विशेष प्रावधान के अनुसार अनौपचारिक जो सूक्ष्म उद्यम है, यानी कि इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज है, इनको कितनी राशि तक कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। देखो आप इसको समझो, इसका ठीक आंसर पहले तो है 20%। इसका सीधा सा मतलब क्या है, पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। ये स्पेशल प्रोविजंस क्या होते हैं, स्पेशल प्रोविजन फॉर इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये क्रेडिट गारंटी का मतलब यहाँ पे ये होता है, इसमें आप पहले क्रेडिट गारंटी से पहले ये समझ लो कि माइक्रो क्या होता है। आपने कभी एमएसएमई सुना होगा ना, एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब, इस पहले एम का मतलब माइक्रो ही होता है। वो इंटरप्राइज होता है जिसका इन्वेस्टमेंट, मतलब मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने, वो 1 करोड़ से कम के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया हो, या इस तक हो, इससे ऊपर ना हो, और जिसका सालाना टर्नओवर जो है ना वो 5 करोड़ तक का हो, उसको आप लोग माइक्रो एंटरप्राइज के नाम से जाना करते हैं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात है कि इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, क्रेडिट गारंटी भी इसमें एक वर्ड दिया है। देखो जितने भी बैंक है, बैंक और जितने भी आपके नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी होती है, एनबीएफसी होती है, इनको सरकार ने कहा है कि आप इनको लोन दो, 20 लाख रुपए तक का लोन दो, और बिल्कुल दिल खोल के लोन दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये मान लेते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्री जो है ना फेल होगी, कल को ये नॉन प्रॉफिट एसेट बन जाती है, अगर एनपीए बन जाती है अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका 85% जो है ना सरकार चुकाएगी। मतलब मान लेते हैं कि मैंने लोन लिया सरकार से, ठीक है ना, और मैंने 20 लाख का लोन ले लिया है। अब जनरली क्या होता है कि क्रेडिट गारंटी वाले लोन, मतलब किसी बिना कोई गिरवी वगैरह रखे ऐसे जनरली लोन दिए नहीं जाते। अगर लोन दे भी दिया तो वापस कौन करेगा, तो बैंक इसमें हिचकिचाहट रखते हैं। सरकार ने कहा तुम खुले दिल से लोन दो 20 लाख, ठीक है ना, 20 लाख रुपए तक का लोन दो। अगर वो नहीं चुकाते तो इसका 85% सरकार चुका देगी। मतलब मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये लिया तो 85 रुपये सरकार दे ही देगी आपको, तो 15 रुपये ही भुगतने होंगे। तो इस करके ये है ऐसा है, ताकि इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ये माइक्रो इंडस्ट्री है वो ग्रो हो सके। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इनका एक पोर्टल है, उसका नाम है उद्यम पोर्टल। उस उद्यम पोर्टल के ऊपर ना 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस पर रजिस्टर करवा रखा है, माइक्रो इंटरप्राइजेज जो है ना। हालांकि इनको लोन लेने से पहले इस उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना ही होता है पहले। हाल ही में रचना कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ की एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट एआईयू द्वारा कई डोप प्रशिक्षण में फेल होने के कारण 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। यह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। रचना कुमारी जो है ना ये गोला फेंक से संबंधित है, ठीक है ना, हैमर थ्रो। देखो एक तो होता है आपका डिस्कस थ्रो होता है, और जिसमें चक्री सी फेंकी जाती है। एक शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट में ऐसे कान के पास लगा के गोला फेंका जाता है। हैमर थ्रो में वो जो गोला होता है ना वो चेन से बंधा होता है, उससे फेंकते हैं। तो ये हैमर थ्रो से संबंधित है। इनको इंटरनेशनल एथलीट्स महासंघ की जो इंटीग्रिटी यूनिट है एआईयू है, इन्होंने 12 साल के लिए बैन कर दिया। क्यों बैन किया है, क्योंकि ये जो ड्रग्स वगैरह लेती पकड़ी गई है। और वर्ल्ड एथलीट्स फेडरेशन जो है ना इसको ही पहले क्या कहते थे, तो वर्ल्ड एथलीट्स फेडरेशन जो है ना इसका पहले नाम हुआ करता था इंटरनेशनल एसोसिएशन। इंटरनेशनल एसोसिएशन कह दो, या पूरा नाम इसका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन के नाम से इसको जानते थे, IAAF शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो आप लोग। और वर्ल्ड एथलीट्स फेडरेशन है ना, इसका हेडक्वार्टर बताऊं आपका कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर मोनाको के अंदर पड़ता है, आपका मोनाको के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा सर, ये डोपिंग वगैरह चेक कौन करता है, तो इसके लिए एक एजेंसी है आपकी वाडा, आपने शायद कई बार पढ़ा होगा इसको, वाडा, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है।
और इसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए जो बदनाम देश है ना, जो सबसे ज़्यादा मतलब खिलाड़ी या ड्रग्स लेते हैं, आपको पता है खिलाड़ी अपने अंदर एनर्जी बूस्टअप करने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं, तो ड्रग्स सबसे ज़्यादा जो दुनिया में लेता है ना देश, 1 नंबर पे इसमें रूस है, 2 नंबर पे इसमें आता है इटली, ठीक है ना, इटली, और 3 नंबर पे अपना भारतीय है जो इस मामले में बदनाम है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो डोपिंग के लिए ज़्यादातर मतलब यही कहिएगा कि बदनाम देश हैं ये। रचना कुमारी अभी थोड़े दिन पहले वैसे एशियाई खेल हुए थे ना हांगजो के अंदर, उसमें हिस्सा भी लिया था और हैमर थ्रो में 9th पोजीशन पे आई थी ये रचना। ठीक है, तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारे पास में जो है ना वो क्या रहने वाला है। एक ना इंडिया के अंदर एक और बात बताता हूँ आपको मैं, एक ना एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। ये क्या है, ये सप्लीमेंट टेस्टिंग वगैरह का काम करती है ये, ठीक है ना, गांधीनगर गुजरात के अंदर है ये, अनुराग ठाकुर के द्वारा जो ना सप्लीमेंट टेस्टिंग वगैरह का कुछ स्टार्ट किया गया आपका। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति मतलब 100% काम पूरा किसके अंदर हो गया है। अभी नॉर्थ ईस्ट वाला भारत का पहला कौन सा बना, अरुणाचल प्रदेश बना है आपका, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश बना है ये। अच्छा, पहले आपको समझना होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन कब स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त को, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री भारत के जो लाल किले से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। 2024 तक का टारगेट रखा था कि हम इसको लगभग 100% अचीव कर लेंगे। और इसमें अब तक का मैं आप वैसे इसमें होता क्या आपको बताता हूँ। 2019 में एक डिपार्टमेंट बना था इंडिया के अंदर नया, जिसका नाम है जल शक्ति डिपार्टमेंट। इससे पहले ये इंडिया के अंदर कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं जल शक्ति नाम का, ये पहली बार ही बना था। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके वर्तमान में मंत्री है। इसमें क्या, ग्रामीण इलाके के अंदर जो ना 55 लीटर पर डे पर पर्सन पानी देना सुनिश्चित करना इस योजना का काम है। हर घर को जल मिल रहा है नल से, 55 लीटर पर पर्सन। मान लेते हैं कि घर के अंदर जो है ना 2 लोग हैं, तो 2 लोगों को जो है ना 55 अलग अलग, इसका मतलब ऐसे टोटल जो है ना काउंट कर लीजिएगा, अभी भाई 110 लीटर उनको मिलने वाला होगा, ऐसे है ये। अच्छा, उत्तर पूर्व में पहला ऐसा है जिसमें हर घर नल से जल बना है, अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर अभी होने वाला है, उम्मीद है मिजोरम हो जाएगा, इसका डैशबोर्ड चेक किया था मैंने, अगला मिजोरम होगा, देख लेना। और इसमें 3 यूटी है। देखो, सबसे पहले भारत का राज्य बना था इसमें गोवा, जो 100% ये काम पूरा किया था। और यूटी की बात करते हैं तो यूटी दमन दीव दादरा नगर हवेली, ये वाला जो है ना ये सबसे पहले पूरा किया था। 3 यूटी है, दमन दीव दादरा नगर हवेली, दूसरा कौन सा अंडमान निकोबार है, और तीसरा है पुडुचेरी है। इसके अंदर राज्य टोटल अब तक 7 हो चुके हैं, अभी 7 स्टेट है, जिसमें से गोवा एक याद कर लो, दूसरा तेलंगाना याद कर लो, तीसरा आप हरियाणा याद कर लो। एटलीस्ट ये तो याद कर ही लो आप लोग। टोटल वैसे 7 हो चुके हैं, पर आप ये 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद कर देना। ठीक है, अगला सवाल आता है आपका कि द लिविंग इंडस इनिशिएटिव को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप 2024 से मान्यता दी गई है, कौन से देश का है, तो ये पाकिस्तान की एक स्कीम है आपकी। इसके अंदर क्या है, इसमें यूएनओ को द्वारा मतलब जो दुनिया भर के ना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ कि 7 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है 2024 के, जिनको मान्यता दी गई है, जिसमें से जैसे लेबनान का है आपका एक द लिविंग इंडस इनिशिएटिव। इसमें पाकिस्तान पता क्या कर रहा है, इसमें पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, इसमें स्कीम में ऐसा है कि सिंधु नदी है, मान लेते हैं ये इंडस रिवर है, इसका जो अपवाह तंत्र है, मतलब जहाँ से बहती है उसके आसपास का जो एरिया है ना, उसमें 25 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन का पुनर्वास करना है 2030 तक का जो है ना ये टारगेट लेके चले हैं ये आपके। ठीक है, इसमें कई जैसे आर्क एंड लैंडस्केप जैसे नेपाल का है ये, अपने इंडिया के अंदर भी इसमें ज़मीन शामिल है, हिमालय का जो फुट हिल्स वगैरह तराई क्षेत्र जो कहलाता है ना, तराई एरिया बड़ी उपजाऊ ज़मीनों में से एक आती है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत ज़्यादा उपजाऊ तो है जलोढ़ मिट्टी, लेकिन तराई जो क्षेत्र होता है यहाँ पे कई सारी चीज़ की विविधता पाई जाती है, कह सकते हो आप लोग, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने सल्लेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त की है, निम्नलिखित में से किस धर्म से के प्रसिद्ध संत थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस सवाल का ठीक आंसर जो रहेगा वो रहेगा जैन धर्म, जैनिज्म। कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। सल्लेखना विधि में आपको बताता हूँ क्या होता है, इसको सल्लेखना भी कहते हैं, इसको संथारा भी कहा करते हैं, संथारा। इसमें क्या होता है, बिना कुछ खाए पिए इंसान की डेथ हो जाती है, डेथ बाय चॉइस जिसको कहा करते हैं आप लोग। इनकी उम्र जो है ना वो 77 साल की थी, जैन धर्म से संबंधित है। और चंद्रगिरी जो है ना, चंद्रगिरी तीर्थ है एक यहाँ पे, ठीक है ना, चंद्रगिरी तीर्थ है। इस चंद्रगिरी तीर्थ के अंदर जो है ना इन्होंने एक्चुअली समाधि ले ली है, छत्तीसगढ़ के राजनंद जिले के अंदर पड़ता है ये, ठीक है ना। समाधि कहाँ पे ली इन्होंने, ये लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनंद जिले में समाधि लिए। जैन दिगंबर थे ये, याद रखना। भोजन का त्याग कर देते हैं, धीरे धीरे उसकी फिर मृत्यु हो जाती है। ऐसा करना आसान नहीं है, ऐसा तभी हो सकता है जब कोई बहुत बहुत ज़्यादा तपस्या की हुई संत हो। आप सोच के देखिएगा, एक दिन खाना, एक दिन फास्ट रखते हैं
तो कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती है चीज़ों की, मतलब ये खा लें, कब टाइम पूरा होगा। कई बार मैं तो मेरी बता रहा हूँ कि जैसे फास्ट हो जाता है तो 12 बजने का भी कई बार वेट करता हूँ मैं कि 12 बजे उसके बाद चलो फास्ट खोल लेंगे। तो ये तो समझिएगा कि बहुत ज़्यादा जिसने अपने इंद्रियों पे काबू रख रखा हो ना, वही ये काम कर सकता है। ऐसा काम पहले आपको याद हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 298 ईसा पूर्व के दौरान, जब श्रवण बेलगोला आपने पढ़ा होगा ना, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का, जहाँ पे भद्रबाहु ने उनको जो है ना दीक्षा दी थी। उन्होंने भी संथारा सुलेखना विधि से प्राण त्याग किए थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने। जैन धर्म में दो होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो बिना वस्त्र के ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आशीर्वाद लिया था इनसे थोड़े समय पहले। बहुत मतलब महान संत कह सकते हो आप लोग। इतने इंद्रियों पे काबू रखना कहाँ पॉसिबल है आज के समय में, ठीक है ना। खैर, अभी रिसेंटली एक प्रक्षेपण यान है GSLV F-14 पर इनसेट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा ये वित्त पोषित है? यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अभी इनसेट 3DS ये GSLV आपका जो जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है, इससे लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया है इसको? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि पड़ता कहाँ पे? वो पड़ता है श्रीहरिकोटा के अंदर पड़ता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है ये वाला। यहाँ से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर आता है ये। अच्छा, ये इसरो ने तो लॉन्च किया है। इसरो ने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि ये आता है IMD के अंदर आता है। IMD भारतीय मौसम विज्ञान, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है ये। अभी रिसेंटली जो ना IMD के 150 साल पूरे हुए, ये भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। सर, ये इनसेट जो है ना आपका, इनसेट ये सैटेलाइट करेगा क्या? जो इनसेट सैटेलाइट होता है ना आपका, इसका वैसे तो फुल फॉर्म भी होता है क्या, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बोलते हैं इसको। इसका काम है, ये वेदर सैटेलाइट है ये। और ये जो 3DS है, 3DS सैटेलाइट, इसका वजन भी आपको मैं बता देता हूँ। इसका वजन है 2275 किलोग्राम, इसका टोटल वजन है। क्या सर इसरो ने ऐसा पहला ही किया है? नहीं, इससे पहले भी कर रखा है। कौन सा था सर वो? एक तो था आपका इनसेट 3D। इनसेट 3D था जो 2013 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था। एक था इनका इनसेट था, इनसेट ही था, जिसका नाम है 3DR। और ये 3DR लॉन्च किया था इन्होंने 2016 में, और अब किया है इन्होंने 2024 के अंदर लॉन्च किया है ये। GSLV का ये एक्चुअली 16वां मिशन था ये। 1000 किलो वजन लेकर ये लो अर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया? तो वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जैसलमेर के अंदर। लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई इस बार का इसका थीम था, ठीक है। तो और CDS कौन है? हमारे अनिल चौहान है, इन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर इसमें होने वाले हैं, ठीक है ना। तरंग शक्ति भी जोधपुर में होगा आने वाला जो अभ्यास होगा, ठीक है। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसकी कितना बढ़ा दिया, उसको 21,000 करोड़ बढ़ा दिया है। तो भारतीय खाद्य निगम है। अच्छा देखो क्या होता है भारतीय खाद्य निगम का मतलब क्या? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? ये किसानों से अनाज खरीद के उसको स्टोर करता है और बाद में ज़रूरत पड़ने पे उसको रिलीज़ कर देता है। ये उपभोक्ता मंत्रालय ना, उसके अंडर आता है ये। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है, याद रखना। अब ये पहले इसका कितना होता था सर? पहले इसका होता था 10,000 करोड़ होता था, इसको बढ़ा के कर दिया 21,000 करोड़ कर दिया। तो समझो ये मतलब और ज़्यादा इसको इंक्रीज कर दिया, तो और ज़्यादा स्टोरेज कर पाएंगे हम लोग अब। निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ टीबी उन्मूलन, मतलब टीबी को खत्म करने के मामले में, या जो टीबी को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा जो काम कर रहा है भारत का राज्य, वो केरल है। इसके लिए भारत सरकार ने इनको अभी रिसेंटली पुरस्कृत किया है, सम्मानित किया है। टीबी आपको सबको पता है, BCG इसके लिए जो है ना दवाई है, इंजेक्शन होता है, मतलब BCG का टीका लगता है, बैसिलस टीका होता है आपका। और भारत सरकार का टारगेट क्या है? 2025 तक टीबी को खत्म करना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ये बैक्टीरियल रोग है ये। और इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, आपको याद करना है, जिसका नाम है निक्षय। अच्छा देखो, टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? टीबी को हिंदी में क्षय कहते हैं, तो टीबी को खत्म करना मतलब निक्षय। तो इस पोर्टल पे सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं एक्चुअली केरल ने किए हैं, इस करके इसको सम्मानित किया है। और वैसे मैं आपको बताता हूँ कि WHO की रिपोर्ट आई थी अभी थोड़े समय पहले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी रिपोर्ट आई थी 2022 की। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी के मामले कहाँ देखे गए हैं दुनिया में? तो सबसे ज़्यादा टीबी के मामले दुनिया में इंडिया में देखे गए हैं, लगभग 27% मामले इंडिया में ही हैं। 2 नंबर पर इसमें इंडोनेशिया आता है, लगभग उसमें जो है ना 10% मामले। 3 नंबर पे चीन में आते हैं मामले, 7% के आसपास है। ज़्यादा मामले इंडिया के अंदर है, दुनिया भर के अंदर ही। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इनकी 1 लाख महिला सदस्यों को कॉफ़ी उद्यमियों
के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए 2500 कॉफ़ी कियोस्क स्थापित करने के लिए भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के साथ में अभी साझेदारी की है। तो ऐसा किया है कर्नाटक ने। वैसे तो कॉफ़ी का नाम याद आता है, आपको पता है कि कर्नाटक ही आएगा, क्योंकि कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, दुनिया में तो हालांकि होती है सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, और भारत इस लिस्ट में आता है 6वें नंबर पर आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी लगभग 1 लाख महिला मेंबर्स को ना कॉफ़ी उद्यमियों के रूप में जो ना ट्रेनिंग दी जाएगी, और 25,000 कॉफ़ी कियोस्क सेटअप किए जाएंगे। कियोस्क मतलब एक टाइप का ठेला सा समझ लो, जहाँ पे जानकारी मिलेगी। और कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके साथ समझौता हुआ। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ पे पड़ता है, बेंगलोर के अंदर पड़ता है, या बेंगलुरु कह दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे है, बेंगलोर या बेंगलुरु के अंदर है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताता हूँ, भारत में 70% कॉफ़ी पूरे भारत की लगभग कर्नाटक के अंदर ही होती है। कर्नाटक में कहाँ पे होती है पता है आपको? कर्नाटक में एक तो कोडागू नाम की जगह, कोडागू यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो ना कॉफ़ी भारत में होती है कर्नाटक के अंदर, चिक्कमंगलुरु के अंदर होती है, चिक्कमंगलुरु यहाँ पे होती है। एक हासन है, हासन में भी होती है, बाबा बुदन की पहाड़ी पे भी होती है ना। अच्छा, चिक्कमंगलुरु में जो स्पाइस पार्क भी बनाया जा रहा है जिसमें कॉफ़ी को। अच्छा, कॉफ़ी और चाय में क्या फ़र्क है पता है आप लोगों को? तो कॉफ़ी और चाय के अंदर जो डिफरेंस है, कह सकते हो आप लोग, या फ़र्क है, वो है कि कॉफ़ी का पौधा जो है ना उसके टिंडे से लगते हैं, जैसे कपास के आंवला जैसे होता है ना, उसकी गुठली निकलती है, उस टाइप से कुछ कॉफ़ी बीज से मिलती है। अब चाय होती है 1 साल में एक ही पौधे से 3 बार ले सकते हो आप लोग, लेकिन कॉफ़ी जो है वो एक ही पौधे से 3 साल में एक बार प्राप्त करोगे आप लोग। तो काफ़ी इस टाइप से ये महंगी हो जाती है, ठीक है। हाल ही में टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है हेक्सागॉन। हेक्सागॉन ने 16वीं सदी के कुतुब शाही मकबरे का डिजिटल ट्विन तैयार किया। मतलब ऐसा है कि डिजिटली बनाया, हुबहू वैसा का वैसा। तो कुतुब शाही मकबरा ये हैदराबाद में पड़ता है। इसका हैदराबाद के अंदर जो है ना अभी ट्विन, मतलब गोलकुंडा फोर्ट के पास ही है ये वाला। कुतुब शाही साम्राज्य हुआ करता था 16वीं सदी का, उन्हीं राजाओं के यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं। तो हेक्सागॉन कंपनी ने इसका डिजिटल ट्विन तैयार किया है, आभासी रिपल का कह दीजिएगा आप लोग। वैसे आपको मैं बताता हूँ ये डिजिटल ट्विन मिशन है किसका? ये दूर संचार डिपार्टमेंट का, दूर संचार विभाग का है, जो कि इस संचार मंत्रालय के अंडर ही आता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह, सेम सेक्स मैरिज को वैलिड बनाने वाला पहला ईसाई रूढ़िवादी बहुल देश बन गया है? ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी, कई सारे टाइप के क्रिश्चियन होते हैं, कैथोलिक सबसे ज़्यादा इसमें वैसे, और ऑर्थोडॉक्स वाले ने सेम सेक्स मैरिज को, यूनान ग्रीस ने ही अभी सेम सेक्स को वैलिड कर दिया है। ये यूरोपियन यूनियन का 16वां देश ऐसा बना है जो सेम सेक्स मैरिज को वैलिड बताया है। मतलब लेस्बियन गे आपस में शादी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, एक सुमंगला योजना है, इसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी कर दी है? अब 25,000 रुपये मिलेंगे इसको, इस योजना में। देखो क्या होता है, 2019 से योजना चल रही है, ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट हुई है, 2019 से योजना चल रही है। इसमें पहले कितने मिलते थे? पहले इसमें मिलते थे 15,000 रुपये मिलते थे। अब कितने मिलने वाले? अब इसमें मिलने वाले 25,000 रुपये मिलने वाले होंगे। इसमें क्या होंगे, अलग अलग टाइम से कुछ पैसे एक साथ नहीं मिलते ही। जैसे मान लो लड़की का जन्म हुआ है तो जन्म पे दे देंगे 5,000 रुपये, उसके बाद में उसको टीकाकरण होगा, टीकाकरण पे दिया जाएंगे फिर बाद में 2,000 रुपये। उसके बाद में अगर वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिलते ही उसको 3,000 मिल जाएंगे। फिर छठी क्लास में हो जाएगी, छठी क्लास में होते ही उसको 3,000 रुपये फिर मिल जाएंगे। उसके बाद में 9वीं क्लास में हो जाएगी तो उसको 5,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जब वो 10वीं या 12वीं पास कर लेगी, 10th या 12th पास कर लेगी, तो उसको 7,000 रुपये मिल जाएंगे। ऐसे करके टोटल जोड़ोगे आप लोग तो ये आपके हो जाएंगे 25,000 रुपये, ठीक है। तो ऐसे 25,000 रुपये सरकार देगी इसमें। हाल ही में खासी पर्वतमाला, खासी हिल्स, वर्तमान जो मेघालय में, इसके स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का निम्नलिखित में से किस शहर के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर का अनावरण किया गया? ये ढाका के अंदर किया गया, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। इसके अंदर जो है ना किया गया, ढाका में अनावरण किया गया है अभी हाल ही में, और विदेश मंत्रालय के अंडर आता है ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला है, हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है ना ये कहाँ पे हुआ है? पपट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है ये आपका? तो ये हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चंडीगढ़ के अंदर हुआ है। और ये इसमें वैसे ना कठपुतली कहाँ की है? कठपुतली आपको याद होना चाहिए कि ये मेन एक इंपॉर्टेंट जो है ना वो राजस्थान से रिलेट करता है, और इस कठपुतली को जीआई टैग भी मिला हुआ है, ठीक है, ये भी याद कर लेना आप लोग। भारत रंग महोत्सव भी अभी थोड़े समय पहले हुआ था, वो मुंबई के अंदर हुआ था। मतलब शुरुआत तो मुंबई से हुई थी लेकिन उसको ख़त्म दिल्ली के अंदर किया गया था। उसकी भारत रंग महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर मेरे वन ऑफ मोस्ट फेवरेट हीरो, जो मुझे बहुत इनकी एक्टिंग पसंद है, पंकज त्रिपाठी सर, ठीक है, और डाउन टू अर्थ हीरो है वैसे ये। और चंडीगढ़ सरकार और टैगोर थिएटर सोसाइटी है ना, इन्होंने मिलके जो है ना ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव सेलिब्रेट किया था, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है ना, उसके द्वारा इसमें मतलब मेन भागीदारी थी। हाल ही में तेलंगाना के निम्नलिखित में से किस जिले में
कोमुरावेली स्टेशन रेलवे स्टेशन है, इसकी आधारशिला रखी गई है। ये सिद्दीपेट के अंदर रखी गई है, सिद्दीपेट। ये पहला 3D मंदिर जो बना था ना, वो भी सिद्दीपेट के अंदर ही बना था, अगर आपको याद हो तो, अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ते हैं तो। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है मल्लिकार्जुन मंदिर है, वो श्री सेलम आंध्र प्रदेश में है, वो भी आप एक याद कर लेना। मंदिर की बात है तो सिद्दीपेट भी भगवान शिव का मंदिर है, वैसे मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर है। तो आज का सेशन इतना ही था। कैसा लगा आपको सेशन? आप मुझे फीडबैक जरूर दिया करें। आप रेगुलर इन सेशन को देखें। मैं वादा करता हूं कि इस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे ना, कोई भी माइका लाल आपको पेपर में करंट अफेयर से या जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हरा नहीं सकता। गारंटेड आप 100% सही करके आएंगे। कहते हैं ना करंट अफेयर या जीके में मार्क्स 100% नहीं आते, पर मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि आप 100% मार्क्स ले आ पाएंगे, बशर्ते आप रेगुलर पढ़ें। तो मुझे फीडबैक दें, आपका रेगुलर फीडबैक, रेगुलर आपके व्यूज़, उसी से ही एक मुझे एनकरेज मिलेगा, उसी से ही मैं इन क्लासेस को रेगुलर ले पाऊंगा और इतनी डिटेल से ले पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखना आप लोग। इस क्लास का PDF आपको मैं अपडेट कर दूंगा कहाँ पे? अपने स्टार IQ टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना।